नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 26 अक्टूबर है। आज के ही दिन 1947 में जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह जी, उन्होंने भारत के साथ एक्सेशन किया था। क्यों किया था? कि पीछे से जो पाकिस्तान ने कबायलियों को भेज के अटैक करवाया था, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि हमारा जो मुजफ्फराबाद एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान, वो हिंदुस्तान से छिन गया, क्योंकि वो कबायली एक अटैक किया था हिंदुस्तान के ऊपर। हिस्ट्री क्या है, क्या उस समय हुआ था, क्या तथ्य हैं उसके बारे में, उसी को जानने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर महेश कौल जी हैं, जो एक ऑथर हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये चैनल थी कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद विजय जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि दर्शक जो हमारे वो जानना चाहते हैं कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के थे, जो वो इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया का, तो अ, उस प्रिंसली स्टेट्स में जम्मू कश्मीर भी आता था। तो उस टाइम क्या सिचुएशन बनी थी, क्या हिस्ट्री कहती है, क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर थोड़ा लेट इंटीग्रेट हुआ और एक्सेशन डे जो है आज हम मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो सारे आपके दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसलिए क्योंकि आज का जो ये दिन है वो हमारे लिए आज़ादी के दिन से भी बहुत बड़ा दिन है। जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ, लोगों की जो दुर्गति हुई, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोग जो यहाँ पर लोग थे, यहाँ की माइनॉरिटीज, हम कहेंगे हिंदू माइनॉरिटीज जी। है जम्मू में या कश्मीर में, जी। या सिख जी। लोग, उनके साथ विभाजन विभाजन की जो विभीषिका थी, जी। उसका कितना प्रभाव पड़ा, ये हम सब जानते हैं। जी। सबसे पहले ये समझने से पहले, ये इस पर बात करने से पहले एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जब अंग्रेज यहाँ से, ब्रिटिशर्स चले गए, तो एक फार्मूला बना। वो फार्मूला था कि भारत को डिवाइड करके जाना है, जिसको हम जी। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। उसके जी। तहत जो विभाजन हुआ, ये समझना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स का नहीं हुआ था, हम्म। ये ब्रिटिश इंडिया का हुआ था। हम्म। तो ब्रिटिश इंडिया का जब विभाजन हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो अभी आपने नाम लिया, 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे थे, बड़े थे, उनको, उनके लिए विलय का प्रश्न था, और जी। उनको डिवाइड नहीं किया। उनके पास एक ही ऑप्शन था एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 की, या तो वो पाकिस्तान में जाएं या वो जी। भारत में जाएं। द रीजन वाज या तो जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी और जो कॉरिडोर रहेगा उसके हिसाब से। जी। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में जो ये बात फैलाई गई कि यहाँ उस पर इंडिपेंडेंस का ऑप्शन था, ये सारी स्पिन डॉक्टर्स की कही हुई बातें हैं। क्योंकि जो हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बड़ा क्लियर था कि इधर इंडिया और पाकिस्तान फॉर ऑल प्रिंसली स्टेट्स। हम्म। दूसरी बात, जो ये लोग पाकिस्तान की ओर से बड़ा शोर मचा कि यहाँ प्लेबिसाइट होना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने भी माना, जो उस टाइम के देखिए, उनकी राजनीति कुछ भी रही हो, वो एक हम्म। बहुत ही पेशेवर प्रोफेशनल वकील थे और पॉलिटिशियन हम्म। भी थे। उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इस कानून को स्वीकारा कि हम्म। ये जो इसमें कोई इंडिपेंडेंस का ऑप्शन नहीं, उन्होंने कई बार उसका जिक्र भी किया है। तो हम्म। ऐसा कहना कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन था, ये इतिहास को जुटलाना होगा। तो एक ये बात हम्म। रही। अब रही बात, जब ये विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, जम्मू कश्मीर का विलय लेट क्यों हुआ, इसकी अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोगों को दोष देते हैं, लेकिन उस टाइम जो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया दोनों हम्म। डोमेन्स के साथ, पाकिस्तान के साथ भी किया। और जी। पाकिस्तान, उन्हें टाइम मांगा कि मुझे हम्म। सोचने दिया जाए कि मुझे क्या हम्म। करना है। जी। और उसके बाद उन्होंने जो समय लिया, उस समय के दौरान उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान ने उठाया। महाराजा हरि सिंह जी बहुत ही डेमोक्रेटिक रूलर थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव रूलर थे, जो हम्म। बाकी प्रिंसली स्टेट्स में लोग बात सोच भी नहीं सकते थे, वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्लान किया। चाहे वो वुमेन एजुकेशन थी, अनटचेबिलिटी हटाना, या बाकी चीजें, उसके वो पॉइनियर थे। और हम्म। हमारा स्टेट
जो प्रिंसली स्टेट था बहुत आगे था। ये बात भी कई लोगों को अखर रही थी। उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हुई, उनको जी काफी प्रताड़नाएं भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी वो स्टेट फास्ट रहे, बड़े प्रोग्रेसिव रूलर थे पूरे, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स में देखें। लेकिन वो रही दूसरी बात। इस संदर्भ में ये बात अगर करें, उन्होंने टाइम लिया और पाकिस्तान ने ही पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किया। और आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि हमारे सारे रास्ते सियालकोट से होके जाते थे, तब जी इस ओर से कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने रास्तों की ब्लॉकेड कर दी। और उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही। उस दौरान पंजाब में ये कहना होगा कि 1931 के बाद से ही ये प्रॉब्लम चल रही थी। 47 तो एक क्लाइमेक्स रहा कि जब 1931 में, आपको याद है कि कश्मीर में अब्दुल कदीर जो फ्रंटियर प्रोविंस से लाए गए, उन्होंने किस तरह से भड़काया लोगों को। और उसके बाद जो हालात कश्मीर में शुरू, कनिकूट वगैरह में जो कश्मीरी पंडितों के साथ लूट हुआ, जिसको हम बट लूट कहते हैं, बट मीन्स कश्मीरी पंडित संस्कृत में, और कश्मीरी में भी, तो कश्मीरी पंडितों का और कश्मीर में खास करके जो खत्री थे ट्रेडर्स, इन दोनों समुदायों का लूट किया गया। महाराजा बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, कनिकूट वगैरह, इन सब का बिजनेस तबाह किया गया। और इस प्रोसेस में कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये बात पहले दुरुस्त करनी होगी, फिर मैं उसके आगे बात करूंगा। आरहाज और अहमदिया, इनके जत्थे जो आजकल सो कॉल्ड पाकिस्तान बना, उस वाले पंजाब से यहाँ भेजे जाते थे जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, हालात खराब करने के लिए। ये जत्थे आते थे, लूटमार करते थे, और इन जत्थों को एक कश्मीर कमेटी के तहत वहां बनाया गया था। और इस कश्मीर कमेटी की कयादत मोहम्मद इकबाल करते थे, जिनको लोग अलामा इकबाल कहते हैं। बड़े कम लोगों को शायद ये पता होगा कि इस्लामिक होमलैंड के बानी मोहम्मद इकबाल थे। उन्हीं के आगे प्रपोजल को पाकिस्तान का वही उन्होंने जो तराना हमारा लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसी के उसने टुकड़े करने की में बहुत बड़ी साजिश की। ये शायद मैंने पिछली बार, ये भी एक भ्रांति है, जिनका वो जो गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक पार्ट है। हमारे लोग झूठ बोलते हैं, उसको कौमी ताराना बनाया गया। झूठ इसलिए बोलते हैं, ये वही अलामा इकबाल है। दूसरा पार्ट तो बताते नहीं, वो उम्मा की बात करते थे। उन्होंने उसमें कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या, ये भी सुन लीजिए, मुस्लिम है हम सारा जहां हमारा। तो ये उम्मा की बात की उन्होंने। तो अभी भी आपको वो चीज मिलेगी, और उसको रेक्टिफाई किया। हाफ ट्रूथ डजंट मेक द ट्रूथ। तो वो उसके बानी थे, वो तो बड़े क्लियर थे। इस्लामिक होमलैंड, रहमतुल्लाह का पर्चा, चौधरी रहमतुल्लाह का पर्चा जो पाकिस्तान का फॉर्मुलेट हुआ, जिसके पीछे अलग सबवर्सिव लॉबीज थी 30 से पहले मुस्लिम लीग बनने के पहले अलामा इकबाल की कश्मीर कमेटी में बड़े सारे लोग थे जिन्होंने प्रोसेस शुरू की, और कश्मीर में हमले शुरू हुए। 47 का जो हमला था वो प्रीप्लान था, और वो सिलसिलेवार हो रहे थे, जत्थे घुस रहे थे जम्मू कश्मीर में, ये बॉर्डरों में लूटमार करते थे, बॉर्डर एरियाज में। अब लोग कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी यहाँ हमारे प्रिंसली स्टेट में उस समय में हुई, जम्मू कश्मीर में, जिसके महाराजा हरी सिंह जी थे, उसमें क्या हुआ, उनको पता था कि एक हिंदू राजा यहाँ पे है, और उसके बाद मुस्लिम मेजॉरिटी सो कॉल्ड कही गई, लेकिन जम्मू में तो अप्रिशिएबल हिंदू मेजॉरिटी भी थी। ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी था, कश्मीर में तो लोग फंसे हुए थे। लेकिन ये कहना बहुत गलत होगा कि कश्मीर पर कबायलियों ने हमला किया। मैं तो बड़े खुले तरीके से कहता हूं, इट वाज अ पाकिस्तानी आर्मी इन्वेजन टू एनेक्स कश्मीर, जिसमें मेजर अकबर खान ने ये रेडर्स इन कश्मीर करके जो किताब है, उसमें खुलासा किया कि उनका क्या प्लान था। कुछ जो लोग थे पाकिस्तान आर्मी के, उनको छुट्टी पर भेजा गया, और वो छुट्टी पर जाने के मतलब वो यहाँ लड़ रहे थे मुहाज पर। और पीर ऑफ मन की शरीफ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग, वो भी यहाँ की ओर डाइवर्ट किए गए, मिलिशियाज डाइवर्ट की गई, ये ट्राइबल रेगुलर्स नहीं थे। और दूसरी बात, ये जो सारा सिलसिला हुआ, महाराजा की जो फौज थी, उसमें बगावत करने वाले जो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे, पुंछ रजौरी वाले लोग, खास करके मुस्लिम सब्जेक्ट्स, उन्होंने ये काम शुरू किया, जिसमें अब्दुल कयूम खान का बाद में नाम आया, सरदार अब्दुल कयूम खान, जो वहां के लीडर भी बने, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी। तो ये सारा जो इलाका है वहां से शुरू हुआ, जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग भी था, वहां से हमले हुए। लेकिन कश्मीर में जो आपने देखा, लॉरियों में लोग आ रहे थे, वो पाकिस्तानी मिलिशियाज थे, उनके साथ ट्राइबल रेडर्स तो थे ही थे, बट ये आर्मी के सस्टेन्ड गुरेलाज थे। ये बिल्कुल वैसे ही थे जिनको आज मिलिटेंट का आप नाम दीजिए, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां थी, उनके पास हथियार था।
उन्होंने बारामूला में क्या किया, उन्होंने उरी में क्या किया, उन्होंने बाकी महाज पर क्या किया, कई लोगों का इसमें नाम आता है। और ये भी झूठ बोला जाता है कि इसमें बड़े सारे लोगों का रोल है, कश्मीरी पंडितों ने बलिदान दिए इसमें, हमारे लोगों ने मुहाज पर लड़ाई की है इन पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स के साथ। मैं उनके नाम भी लूंगा, इसमें खास करके 2 लोगों के नाम आते हैं जिन लोगों ने इसका प्रतिकार किया। इसमें रानावारी से सोमनाथ बीरा थे जो महाज पर थे, उनका आज तक पता नहीं चला। ही वॉज अ ग्रेजुएट, वो पढ़े लिखे थे, तो वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ। वो पुंछ राजौरी सेक्टर में भी महाज पर गए तनाव कम करने। दे वर पार्ट ऑफ दिस वॉलंटियर ब्रिगेड जो उसको लड़ रहे थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम रहा पंडित ओमकारनाथ त्रिसल, अब वो इस संसार में नहीं रहे, वो काफी अच्छे एक्टिविस्ट भी रहे। उसके बाद उन्होंने ऑल कश्मीरी पंडित सोलिडारिटी कॉन्फ्रेंस भी बनाई, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोग जो अनसंग हीरोज थे जिन्होंने काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स थे। और ये 22 अक्टूबर को नहीं, उससे पहले ये सिलसिला चल रहा था। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं जो 1947 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से यहाँ बेचारे आए, जो जम्मू के बख्शीनगर इलाके में या कई इलाकों में रहते हैं। तो उन लोगों ने हमें ये सारी चीजें बताई हैं। तो ये जो चीजें हैं उसमें डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा कि हमने किस तरह से खुद को बचाया, वहां पर किस तरह से मुहाज पर पटाखे फोड़ कर ये दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ लड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसमें खास करके युवराज गुप्ता जी जो पीओजेके के थे, युवराज गुप्ता जी थे, और एक थापर साहब थे, इनके खुद मैंने टेस्टिमनी किया। युवराज जी तो स्टेशन मास्टर भी रहे रेलवे में। उनसे जब आप बात करते हैं, आज भी वो बड़े वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनसे जब भी आज आप बात करते हैं तो वो बात करने से पहले रोने लगते हैं, क्योंकि सामने उनकी बहनों का, उनकी रिश्तेदारों को खुद उन्होंने घर वालों ने जहर देके मार के कुएं में धकेल दिया। और 1900 मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि इन रेफ्यूजियों ने 1947 के जो रेफ्यूजी थे, खास करके युवराज गुप्ता जी, इन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडित शरणार्थियों की बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। उसका कारण है कि क्योंकि इन्होंने खुद भी विभाजन की विभीषिका को झेला था और वो उससे कंपेयर करते थे, वो जानते हैं कि घर से बेघर होना क्या। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो आज तक चल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 47 में एक पाकिस्तानी आर्मी इन्वेजन था और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने वायलेट किया, और आते आते 26 तक किस तरह से ये ड्रामा अनफोल्ड हुआ आप सब जानते हैं। तो ये एक इसका बैकग्राउंड था। जी, इसका एक बैकग्राउंड था। तो जो हमारे राजा हरी सिंह जी थे, जबकि उनको ऑफर पाकिस्तान की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ जाना था, अल्टीमेटली जैसे ये अटैक होता है तो वो उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ विलय किया। तो उसके मेनली उनके दिमाग में क्या उस टाइम चल रहा था कि मैं पाकिस्तान, सुनने में ये आता था पहले वो चाहते थे पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो इंडिया की तरफ वो आ गए। तो क्या जिस उस टाइम रीजन रहा कि वो इंडिया की तरफ ही चले गए? देखिए, महाराजा हरी सिंह जी, मैंने कहा ना कि एक बड़े रैशनल और प्रोग्रेसिव रूलर थे। जी। वो काफी साइंटिफिकली सोचते थे। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी एक आम रियासत नहीं थी, और उसमें एक जो लोकेशन जम्मू कश्मीर की है वो हिमालय में ऐसी जगह पर है। मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात की थी, मैंने कहा था शिवालिक में बाउल की तरह, जो इसे कंट्रोल करेगा वो भारत के नॉर्दर्न फ्रंटियर को करेगा कवर, उसको उस डिफेंड करेगा। महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम से ही अंग्रेजों की ये कोशिश रही कि इस नॉर्दर्न फ्रंटियर को कमजोर किया जाए। और महाराजा प्रताप सिंह भी काफी धार्मिक विचारों के राजा थे, ये सारे जानते हैं। उन्होंने कश्मीर संस्कृत सीरीज करके कैसे कश्मीर के ग्रंथों को संजो के रखा। तो उनके दौर में रेजिडेंट का यहाँ आगमन भी हुआ। तो और रशिया के साथ जो ब्रिटिश इंडिया की वो ब्रिटिशर्स की ग्रेट गेम चल रही थी, उसके ऊपर उनकी नजर थी इन लोगों की। तो उनको ये डर था कि कहीं ये रशिया के साथ ना मिल जाए और हमारा क्या होगा, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस जो थी। तो महाराजा हरि सिंह जी ये देखना चाहते थे, क्योंकि मैंने रामचंद्र काक जो प्रधानमंत्री रहे महाराजा हरि सिंह के, उनके पेपर पढ़ा हुआ है। तो उसमें वो बड़ा क्लियर लिखते हैं कि टाइम क्यों लगा। उनका भी एक विचार है, क्योंकि बड़े लोग तो महाराज ये राय बहादुर रामचंद्र काक को बड़े गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आरसी काक ने जो अपना एक पेपर लिखा उसमें बड़ा क्लियर, ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी है, उसमें वो कहते हैं कि पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद के हालात भारत के क्या है।
जी, जी। पार्टीशन से पहले जम्मू और कश्मीर क्या सोचता था, हुँ, क्योंकि 1931 से हमले होते रहे यहाँ, 1931 का कांड हुआ, बाकी सारी चीजें रही, और उसके बाद जब 47 हुआ, टाइम लगा, उसमें क्या कारण थे? इसमें जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और यहाँ से भारत डेमोक्रेटिक राष्ट्र बना, वो तो इस्लामिक राष्ट्र बना। तो उसमें भी, उस पेपर में उन्होंने खदशे जाहिर किए हैं, आरसी काक ने, रामचंद्र काक ने, कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी जो सिविलाइजेशन लिंक है वो भारत के साथ है। तो मैंने वो पेपर देखा है। तो कहने का हुँ, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि महाराजा हरि सिंह ने टाइम लगाया, क्योंकि हालात ऐसे थे फ्रंटियर पे, हुँ, उनको ये पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हुँ, अंदर से सबवर्शन चल रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, जत्थे आ रहे थे, जिसकी पूरी जानकारी हुँ, महाराजा की आर्मी को, महाराजा के तंत्र को, और बड़े हद तक ब्रिटिशर्स को भी था। और यहाँ हुँ, तक कि बाद में ये कहना, बड़ी सारी और धारणाएं थी, कि जैसे मेरा एक आर्टिकल भी छपा 2009-10 में पायनियर में, फिर उसको ऑर्गेनाइजर ने भी छापा, मेरी किताब में मैंने उसको एलोबरेट करके फिर उसको एक पूरा चैप्टर बनाया, कि लोग कहते हैं कि गुरदासपुर जो जी इसलिए भारत को दिया गया क्योंकि कश्मीर भारत में लाना था, जम्मू कश्मीर। ऐसा नहीं है। हुँ, पार्टीशन प्लान जो है माउंटबेटन के टाइम में भी तय नहीं हुआ, ये 46 से ही चल रहा था। लॉर्ड वेवल जब माउंटबेटन थे, ये हमारे वाइस रॉय थे जब भारत के, हुँ, कि हुँ, कौन कौन से एरिया कहाँ जाने, जैसे अमृतसर है वो भारत में जाएगा क्योंकि सिख बहुल है, इसमें हुँ, गुरदासपुर है, वहां सिखों की अप्रिशिएबल प्रेजेंस है। इस बारे में कोई विचार नहीं था कि कोई कॉरिडोर देना है। ये स्पिन किया गया है। तो ये कहने का मतलब, तो महाराजा के ऊपर प्रेशर काफी था, महाराजा के ऊपर माउंटबेटन का भी प्रेशर था, और ये भी लोग जानते हैं कि वाइस रॉय भारत में थे, तो भारत के हुँ, लीडरों की कितनी चलती थी कितनी नहीं, ये उससे अंदाजा लगाया जा सकता था किस तरह से माउंटबेटन ने इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स है बड़े, दे साइंड द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन व्हिच वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह। उसमें हुँ, कोई फुल स्टॉप कॉमे की फर्क नहीं थी, वही जी, चीजें थी। तो ये बाद में कहना कि उसमें प्रोविजन लगाया गया, दैट इज ऑल अगर उसमें कुछ ऐसा किया भी, वो लीगल नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत नहीं है। तो उसके बाद ये चीजें चलती रही। तो महाराजा के ऊपर प्रेशर बहुत था, क्योंकि तभी तो था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला इसीलिए किया कि महाराजा को किसी तरह से पिंसर में काट करके, उनका तो ये रोल था कि महाराजा को किस तरह से हम पकड़ लें, उनको कैप्चर कर लें, ताकि वो मजबूर हो जाएं। उसकी भी मैं मिसाल दूंगा क्या है, लेकिन आगे चल के। तो भारत या उनके जो शुभचिंतक थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि महाराजा इन पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स या रेडर्स के हाथ न लगे, ताकि स्टेट बचा रहे। वो बात की राजनीति है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हथियाना भी चाहता था, और उसने ऐसी, आज तक तो कोशिश वही चल रही है। तो महाराजा के ऊपर बिल्कुल। वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत प्रेशर था। लेकिन हुँ, आप ये भी सोचिए कि महाराजा हरि सिंह के ऊपर जो प्रेशर था, उसको उन्होंने ओवरकम किया। लेकिन हुँ, महाराजा हरि सिंह के साथ क्या सलूक किया गया, हम ये जानते हैं। जी, जी। उन्होंने ये बाद ज़रूर में, ये जो महाराजा के साथ जो सलूक हुआ उसके बाद और उनको जलाए वतनी की ज़िंदगी बितानी पड़ी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को उसके बारे में पूरा पता लग गया कि जी, महाराजा के साथ क्या हुआ कि वो आखिरी जो उनका ज़िंदगी के आखिरी समय जो था, वो उन्हें अपनी मातृभूमि पे नहीं, कहीं और विदेश में उन्होंने देखिए, अपनी अंतिम यात्रा महाराजा की। हरि सिंह काफी सेंसिटिव और काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने, मैं कहूंगा, राष्ट्रहित में ये फैसला लिया। उनके ऊपर जो प्रेशर था, और उस प्रेशर के बावजूद आप 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि अगर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत क्या होती। मान लीजिए किसी प्रेशर के तहत वो एसेशन पाकिस्तान के फेवर में साइन होता, तो हुँ, आज जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज की हालत क्या हो रही होती। तो वी बिल्कुल, शुड बी कहीं थैंकफुल, इवैपोरेट हुए होते सारे। हाँ, वी शुड बी थैंकफुल टू महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल लोगों के पक्ष में फैसला लेते हुए उन्होंने दूरदर्शिता शो की, और भारत के फेवर में, हित में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया। और आज वो खुद प्रोग्रेसिव थे, डेमोक्रेटिक थे, वो तो कभी पाकिस्तान चाह ही नहीं सकते थे। जो बिल्कुल। आदमी खुद खुले विचारों का हो, आजाद ख्यालों के थे, रिफॉर्मर थे महाराजा, वो एक सोशल रिफॉर्मर मैं उनको मानता हूं। तो लोग भी उनको काफी अच्छे से मानते थे। तो उन्होंने प्रोग्रेसिव इंडिया के फेवर में एसेशन किया। ही वॉज हुँ, नॉट ए थियोफासिस्ट, ही वॉज यस। नॉट ए, यू कैन से जैसा कि कुछ रिग्रेसिव। लोग उनको बना रहे हैं कि वो ऐसे बिल्कुल। थे, ज़ालिम थे, और डोगरा रूल था, वो था। जैसे भी आपने इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि डोगरा हम पे हम हुकूमत करेंगे, वो ये जो भी है।
इसमें मुझे याद है एक किताब आई हरबंस सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह द ट्रबल्ड ईयर्स करके, बहुत ही अच्छे रिसर्च के बाद लिखी हरबंस सिंह जी ने, उन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी है। बहुत अच्छे हिस्टोरियंस में माने जाते हैं हरबंस सिंह जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और डोगरों के जी साथ खास करके कितना ट्रेचरी हुआ उन्होंने इस बात को सामने रखा। तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक ईगो क्लैश था, या जो भी था, एक डायकोटोमी थी, लेकिन जो हरि सिंह जी थे वो पटेल साहब से भी खुश नहीं थे। उस किताब में उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया उन्होंने कि जी उनको नेहरू से उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनको समझते नहीं थे, लेकिन वो पटेल से भी उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल पटेल ने भी उनको कहा कि आप एब्डिकेट करिए शेख साहब के फेवर में, हमें शेख साहब को यहां इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो हैं एब्डिकेट तो किए, उनको यहां से निकलवाया गया, वो निकले नहीं। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने जो उनके आर्मी चीफ थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनको कहा था कि मतलब आप टिल द लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट होल्ड करिए, और उन्होंने जो मार्टियरडम दिया, ये दिन आज ये भी याद रखना है कि जो डोगरा फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर जो फोर्सेस, आर्म फोर्सेस महाराजा के, उन्होंने इंस्पाइट ऑफ द रिसोर्सेस किस तरह से जम्मू कश्मीर को होल्ड किया, और हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की उसमें बलिदान हुआ, कैसे उन्हें क्लियर किया। जी जी एंड इज, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो ये चीजें स्ट्रेटेजिकली देखी गई, उसे उसके बाद आप देखिए कि श्रीनगर सिटी भी, इसके उरी बारामूला की बात तो वहां पर उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ किया, वहां की नन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ जो बदसलूकी हुई, वो भी हमें याद है, और बाकी लोगों के साथ भी। लेकिन बैटल ऑफ शालटेंग जो था, दैट वाज अ डिसाइसिव फाइट, जहां पर अगर वो फाइट नहीं होती श्रीनगर के अंदर बिल्कुल आ चुके थे, बिल्कुल अंदर आ चुके थे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज के दिन सबसे बड़ी जो श्रद्धांजलि होगी, मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर कश्मीर के एयरपोर्ट का नाम रखना चाहिए। इट शुड बी नेम्ड एज मेजर सोमनाथ शर्मा एयरपोर्ट। तो यही एक चीज है, अगर वो लोग नहीं होते तो आज आपका जहाज क्या आपकी गाड़ी तक कश्मीर में नहीं जा सकती थी। तो मेजर सोमनाथ शर्मा शुड बी ऑनर्ड, और उनको क्या ऑनर है, हमारे लिए ऑनर होगा, भारत के लिए। अगर जो लोग इसे सुन रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय या हमारे भारत सरकार इसे सुन रही, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कश्मीर एयरपोर्ट का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा जाना चाहिए। यही एसेशन डे पर बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे आर्म फोर्सेस को, और हमारे आर्म फोर्सेस जो आज तक वहां पर बलिदान दे रहे हैं। और अब तो 370 भी हट गया, ये जो बीच में इंसुलेशन थी, सबवर्शन थी। तो मैं ये कहूंगा एसेशन हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस से भी बड़ा दिन है, जो यहाँ माइनॉरिटीज पिंसर में थी। आप 2 मिनट के लिए महाराजा को ये जरूर श्रेय दे दीजिए कि अगर वो डॉटेड लाइन के इधर या उधर साइन करते, वो कितने प्रोग्रेसिव थे, दूरदर्शी। हालांकि उनके हाथ बांध दिए गए थे हर ओर से, प्रेशर में, दबाव में, लेकिन सैल्यूट्स टू महाराजा हरि सिंह। he has proved himself to be on the right side of the history। और वाकई जो उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि जस्टिस इज माय रिलीजन, वाकई उन्होंने वो दिखा दिया। और उन्होंने अगर वहां साइन नहीं किया होता, जो आज हिंदुओं की या सिखों की हालत पाकिस्तान में या क्रिश्चियंस की हो रही है, वही शायद आज आज कम से कम यहां भी आतंकवाद चल रहा है, लेकिन ड्यू टू डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग आज अपनी बात तो कर रहे हैं और बात रख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल देखिए, और आप पाकिस्तान में देख लीजिए, तो कम से कम कश्मीर में तो हुआ ही हुआ, लेकिन इट्स सैल्यूट टू महाराजा हरि सिंह कि आज की डेट में कम से कम उन्होंने हमारे लिए एक इक्विटेबल जगह तो रखी, जहां पर हम बात कर सकते हैं एक राष्ट्रभक्तों के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर महेश कौल साहब, इसमें फिर यूनाइटेड नेशंस का कहाँ से रोल आया, जो बीच में फिर घुस गया? फिर वो यहाँ पर अभी भी मैंने सुना था, शायद कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो यहाँ बैठे हुए यूनाइटेड नेशंस के जो लोग यहाँ वॉच कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट पे जो कर रहे थे, उनको भी शायद अब बाहर कर दिया गया है। लेकिन वो कहाँ से आया, और इतने साल, 76 साल वो जम्मू कश्मीर में बैठा रहा, और वो भी भारत के जो हमारे रेवेन्यूज हैं, जो हमारे एवेन्यूज हैं, उनको यूज करते हुए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और खास करके भारत एक नया तो नहीं कहूंगा, एक स्टेट नहीं बन रही थी, नेशन तो पुराना था, पार्टीशन हुआ था, तजुर्बा कम था, और उस समय जो इंटरनेशनल फोर्सेस थे वो काम कर रहे थे, जिसमें भारत की सरकार में ही सो कॉल्ड, कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे लोग थे
जो इंटरनेशनल लॉबीज के तहत काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को एक फुटहोल्ड बनाया जाए भारत को कमजोर करने के लिए। ऐसे विचार विमर्श देने वाले लोग काफी थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो प्रधानमंत्री को एक तरह से मिसगाइड भी कर रहे थे। और उसमें कौन कौन सी लॉबीज थी उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता क्लास पर अभी एक किताब बड़ी जबरदस्त आई थी पीछे, आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, नरेंद्र सिंह सरीला, जो लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे। तो उसमें ऐसी बातों का खुलासा हुआ। तो कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में इसलिए जाना कि भारत सोचता था कि शायद मुझे न्यूट्रली वहां फैसला मिलेगा, लेकिन इसके पीछे यही है क्योंकि आपको समझना होगा कि उस टाइम जो आर्म फोर्सेस थे भारत के और पाकिस्तान के, उसका जो जॉइंट कमांडर इन चीफ था वो अंग्रेज था। ठीक है, आपकी आर्मी भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, ऑकिनलेग थे या बाकी सारे लोग थे, ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। पंडित नेहरू की पॉलिसी जो थी, इट वाज गाइडेड बाय ब्रिटिशर्स। यहां पर सरकार संभालते संभालते उस चीज के नुआंसेस को समझना, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वाज इन कंट्रोल ऑन बोथ साइड्स। और वो वहां से ये भी बता दूं, जो पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स थे उसमें ब्रिटिश आर्मी के लोग भी फाइट कर रहे थे और वो यहाँ ट्रेडर्स को हेल्प कर रहे थे। और आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसमें से कुछ लोग जो फिर पाकिस्तान चले गए, वो लोग रेडर्स की साइड में, पाकिस्तान आर्मी की साइड में वहां से घुस के भारत के विरुद्ध लड़ रहे थे। क्या इस बात को मानेंगे? ये एक बहुत बड़ी रेवलेशन है, ये सच मतलब नहीं बताया अंग्रेजों ने डिवीजन ऑफ इंडिया किया और वही पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया पे अटैक कर रहे थे। हाँ, तो मतलब इतनी कम्युनलाइज्ड हो गई इंडियन नेशनल आर्मी के लोग, आप समझ सकते हैं। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद हिंद फौज के गवर्नमेंट की स्थापना की बाहर, उन्हीं के लोग 47 में कश्मीर पर हमला करते हुए पाकिस्तान की ओर से यहां घुसे। ये भी एक रेवलेशन है जो पाकिस्तान आर्मी की ओर से लड़े ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस में जोसेफ कॉर्बल जैसे लोग थे, एलिस्टर लैम्ब जैसे लोग इंटरनेशनली थे, जो दिस डिस्प्यूट इन कश्मीर करके एलिस्टर लैम्ब की किताब है, मैडलिन अल्ब्राइट के फादर थे जोसेफ कॉर्बेल, ये सारे लोग जो अमेरिका की फॉरेन ये सेक्रेटरी रही, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही। तो कहने का मतलब ये लॉबी इतनी बड़ी थी, एक ग्रेट गेम थी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी मैनिपुलेट की जा रही थी और उसके तहत भारत को इतना हुडविंग किया गया कि भारत अपना ही केस खराब करने यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया। और आज की डेट में कम से कम यूनाइटेड नेशंस में भी बार बार कहा कि ये बायलैटरल है, उन्होंने भी इसको रिडंडेंट कर दिया है, अब तो वहां से भी बाहर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हवा बनी कि पाकिस्तान जो क्रिएशन थी वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन थी, जिसकी ना हिस्ट्री थी, ना जिसकी ज्योग्राफी थी, ना जिसकी कोई सोशियोलॉजी थी। इट वाज आर्टिफिशियल बेसिकली। मैं आज एक डिबेट सुन रहा था डॉक्टर महेश कौल साहब, उसमें जो एक डिबेट में जो बोल रहे थे, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने बताया कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज टू डिमोलिश इंडिया एंड हिंदूज। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसमें क्या हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। उसमें ग्रुप ए, बी और सी की बात की गई। जिन्ना ने जो पाकिस्तान की कल्पना की थी, दैट वाज टू क्रिएट एन इंडिया विच हैज मेनी पाकिस्तान्स, नॉट वन। तो जिन्ना ने जो ये है बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे जो पाकिस्तान दिया गया वो मॉथ ईटन एंड ट्रंकेटेड पाकिस्तान दिया है। मॉथ ईटन एंड ट्रंकेटेड मतलब क्या था? मतलब था कि ये पाकिस्तान वो नहीं जो मैंने चाहा था। पाकिस्तान क्या चाहा था? उन्होंने हिंदुस्तान की गली गली कूचे में जहां पर ये मेजॉरिटी रहे वहां पाकिस्तान बनाना है। ठीक है, तो एक सोल स्पोक्समैन करके किताब आई जिन्ना के नाम पर, उसकी ऑफिशियल बायोग्राफी है, तो उसमें बातें क्लियर है। तो जिन्ना के नाम पर या किसी के नाम पर एक कहना, लेकिन एक क्लियर कट ब्रिटिश पॉलिसी भी रही। लेकिन ये आप कहेंगे जो अपने सर सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, उनके टाइम से प्रोसेस चल रही। उन्होंने किताब लिखी असबाब बगावत हिंद, उसमें बताया गया है कि कहां से जेनेसिस है। लोग कहते हैं कि सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी, नहीं, सावरकर ने रेस्पॉन्स दिया बैल्कनाइजेशन की थ्योरी को,
वीर सावरकर ने। ये 1800 से आगे काम चल रहा था 1857 के बाद से, जब अंग्रेजों ने एक क्लास कल्टीवेट किया जिसको हम सैयद अहमद खान वगैरह कहते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। उसका क्या था मंशूर? उसका मंशूर ही था बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये बैल्कनाइजेशन, ये इसको काउंटर करने के लिए हिंदू महासभा बनाई सावरकर ने। ठीक है, तो मुझे जो बात करनी है, पाकिस्तान इज अ क्रिएशन टू इनिशिएट बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने ग्रुप ए बी सी की बात की, लेकिन फिर तो वो रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट कैसे हुआ? इसके लिए ये बात थी कि अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली लोगों को कुछ बातें पता नहीं है। नेहरू इज कंसिडर्ड टू बी द विलन, लेकिन नेहरू ने अगर 100 पाप किए, उसको एक सजा की माफी देनी चाहिए। वो ये है कि नेहरू ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया। नेहरू ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया। अगर वो कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट नहीं करते, जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान बनाया गया भारत और हिंदुओं को खत्म करने के लिए, तो आज की डेट में जो ग्रुप ए बी सी था, कितने पाकिस्तान आपके बने होते? नेहरू को एक क्रेडिट हम ये दे सकते हैं। अगर हम रैशनली स्ट्रेटेजिक्स को देखें, जो स्ट्रेटेजिक्स को, नेशनल पॉलिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, तो कम से कम उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया। जिन्ना को उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस इसको मान जाएगी, लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेहरू ने उस टाइम में कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हमें ग्रुपिंग नहीं चाहिए। तो उन्होंने बैल्कनाइजेशन से उस टाइम भारत को बचाया। दूसरी बात, ये प्लान किसका था? ये प्लान था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं ये बात, आई एम ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने ये रिसर्च पेपर्स बताते हैं, आर्काइव्स बताते हैं। युवराज कृष्णन करके एक ऑथर है, जिन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये तजवीज जो ग्रुपिंग्स की थी, कैबिनेट मिशन प्लान का जो पूरा संरचना थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। ये कांग्रेसियों को भी नहीं पता, और जब महात्मा गांधी को भी पता लगा तो ही वो शॉक, मौलाना आप। तो ये हालात देखिए, सबवर्शन किस लेवल की थी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद तो उम्मा के लिए काम करते थे। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, जिन्होंने सबवर्ट किया उनको यहां पर क्या कहेंगे हम, कि उनको डेकोरेट किया गया। डॉक्टर महेश पॉल साहब, हमारे अभी एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम है, उन्होंने तो खुद ये बताया है कि मुझे डर लग रहा है हिंदुस्तान में। हामिद अंसारी साहब। हामिद अंसारी साहब, हाँ, हम तो आप समझ सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा हो, हर एक चीज का उन्होंने जिंदगी में, किसी चीज की कभी उनको ये नहीं बताया गया कि आप मुस्लिम हो तो आपको हमको कुछ बना नहीं सकते। तो लास्ट में उन्होंने क्या बताया? आप देखिए, अगर आप वो जब वर्किंग ग्रुप्स, आपको पता नहीं प्राइम मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप्स के बारे में जानकारी होगी, जिसके जस्टिस सगीर भी कई बार चेयर करते थे, तो उसमें हमारे कम्युनिटी के भी प्रतिनिधि बुलाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनको सब कुछ ये पता है। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है, अंसारी साहब जो हमारे काफी प्रतिष्ठित पोस्ट पर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे, हम उस पोस्ट की बड़ी सम्मान करते हैं क्योंकि हम सारे भारतीय हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। लेकिन दूसरी बात यह भी है, उनसे काउंटर पूछा जाए कि पूरे भारत में एक मुस्लिम चीफ जस्टिस भी बन सकता है, रक्षा मंत्री भी बन सकता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, डिफेंस फोर्सेस में भी जा सकता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा कितनी बार हुआ है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में? ऐसा नहीं ना हुआ, यहां रिवर्स हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमें होस्टेज रखा गया है। उसी का कारण भी तो था कश्मीरी पंडित जेनोसाइड। तो आज तक हमारे कितने लोग असेंबली में गए प्रोपोर्शनेटली, कितने लोग हमारे इन ऊंचे पदों पर गए, संवैधानिक पदों पर गए जम्मू कश्मीर में? तो उसमें हमेशा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, मार्जिनलाइजेशन। लेकिन पूरे भारत में आप देखिए, वहां ऐसा नहीं। तो ये जो 370 के बाद थोड़ा सा हम चेंज समझते आए, अभी भी हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं। हम तो कहते हैं लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, लेकिन जम्मू और कश्मीरी पंडितों के बारे में आपके पास क्या प्लान है? उनसे आपने कभी बात की? जो फ्रंटलाइन स्टेटस तो दे नहीं रहे हो, माइनॉरिटी स्टेटस भी मेजॉरिटी कम्युनिटी ले जाती सारे बेनिफिट्स उसके, और उसके बाद आप उनको माइग्रेंट कहते हैं। क्या ये कोई जॉब के लिए निकले? ये तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड है। और सबसे बड़ी बात, पीओजे के रेफ्यूजीज के साथ, चलो हम वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के लिए कहें कि उनको इस बार राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स, लेकिन पीओजे के रेफ्यूजीज का भी वही हाल है। और आज तक ये झूठ बोला गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो पाकिस्तानी आर्मी इन्वेजन 1947 का हुआ, जो मैं कहता हूं, इसमें जो कब्जे पाकिस्तान के उसमें हिस्से में आए, वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग ज्यादा है, जम्मू का एरिया ज्यादा है। ये एक झूठ बताया जाता है
ये नहीं, पाकिस्तान मेरी ऑक्युपाइड जम्मू कुछ लोगों कश्मीर से है। बात हुई थी अभी, तो वो कश्मीरी नहीं बोल पाते। नहीं बोल पाते, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के एरिया हैं। इस पर नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो एरिया हैं वो पाकिस्तान के पास है। हमने तो हमारा आज के दिन 26 अक्टूबर को हमारा रिजॉल्व ये होना चाहिए कि जो हमारा फरवरी 1994 में पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के पास अधिकृत जम्मू कश्मीर के हिस्से, वो भारत के अभिन्न अंग है, उनको रिट्रीव करने की कोशिश होनी चाहिए। आज के बाद हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इसी जो ऐसे आपने इस परिप्रेक्ष्य में आप मुझे बताइए कि लास्ट में कि जो जैसे 370 भी अभी खत्म हुआ, अभी भी यहाँ पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, आपको पता ही है कि क्या सिचुएशंस बन रही है। तो कैसे इस चीज को टैकल करने की जरूरत है अंततः, और साथ में आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। जैसा आपने खुद बताया, पाकिस्तान का जो स्टेट है उसका काम ही है कि द वार अगेंस्ट इंडिया इज स्टेट पॉलिसी। जितनी देर पाकिस्तान इंडिया को अपोज करेगा उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, उसकी कोई हिस्टोरिकल बैकिंग तो नहीं। है तो नहीं वो कुछ। हमेशा अपने आप को भारत के विरुद्ध रखेगा, भारत के इस्लामीकरण पर जोर देगा। और हमारी सुरक्षा नीति ये होनी चाहिए कि हिमालय में हम क्या करना चाहते हैं। अब ये भी नहीं है उसने कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का चाइना को भी गिफ्ट कर दिया है। जी। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होगी तब नेशनल डिफेंस पॉलिसी आएगी। तो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कंप्रेहेंसिव नहीं है। उसमें जम्मू कश्मीर कहाँ खड़ा होता है देखना होगा। अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुई, एनालिस्ट ने कहा कि बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा वोटर्स का, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कश्मीर में भी वोटिंग हुई, जम्मू में भी एक मैंडेट आया और उस मैंडेट के बाद सरकार बनी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो आतंकवादी हमलों में एक तेजी आई। इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ, जिसकी हमने पहले से कहा था कि हमारे लोग जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई इसको जरा सतर्कता से लीजिए। तो पहले, इससे पहले जम्मू में हमले हुए, रजौरी पुंछ में बड़ी देर तक आर्मी के साथ एम्बुश, एकदम थिएटर ऑफ वॉर जम्मू शिफ्ट हुआ शिवालिक्स में। उसके जी। बाद अब ये थिएटर ऑफ वॉर फिर कश्मीर शिफ्ट हुआ। तो वो पाकिस्तान की ओर से तो सिग्नल है ही है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, हम यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जिंदा रखेंगे। लेकिन ये बात भी इसमें है कि ये रातों रात नहीं हुआ। आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स, आपके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, आपका टेरर एक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो टूरिज्म जो है कैन नॉट बी बैरोमीटर ऑफ पीस। टूरिस्ट तो आते रहे, वो टूरिज्म पुश और पुल बने रहेंगे, लेकिन टूरिज्म जो है वो अपने आप में बैरोमीटर ऑफ पीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर में पीस हम तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक रिसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित नहीं होगी और जब तक कश्मीरी पंडित क्वेश्चन एड्रेस नहीं होगा। क्योंकि आपका एक मेन एबोरिजिनल कश्मीर से बाहर है। सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी तब है जब आप उसको वहां एस्टैब्लिश करेंगे विद फुल ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कहने का मतलब यही है। और टारगेटेड किलिंग्स अभी देखिए लगातार हुई, पहले एक बाहर का वर्कर, फिर दूसरा वर्कर, उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई एक पूरे ग्रुप के ऊपर, इसमें लोकल्स भी कुछ थे, लेकिन उसके बाद गुलबर्ग में भी हुआ। तो कहने का मतलब एक पूरी स्ट्रेटेजी है। तो यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग अभी एलजी साहब ने ली। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसके जानकार हैं, चाहे वो तंत्र के अंदर से हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, जिनको इस चीज का ज्ञान है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। अदरवाइज ये जो पॉलिसी है, क्योंकि सेल्फ पैटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल न्यूट्रलिटी से देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है जम्मू कश्मीर में पीस रहे। उसके बाद दूसरी बात, हम सेंसिटिव स्टेट इसलिए कि बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ हम भारत के फ्रंटलाइन स्टेट है, और यहां पर कोई डिस्टर्बेंस है वो पूरे नॉर्दर्न फ्रंटियर को हिला देती है। और अभी वैसे ही डिस्प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं, उसके बाद हम ज्यादा और कीमत इसकी नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल से हम एक बड़ी रिकंसाइल कर पाए। हमारी भी तो कश्मीरी पंडित्स की चौथी जनरेशन एग्जाइल में है। तो हमारे लोग अभी तक विधानसभा तक भी पूरे प्रोपोर्शनलिटी नहीं पहुंचते, बाकी क्या बात करें। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइंड नहीं है प्रोपोर्शनलिटी। हमारे जो लोग अंदर होने चाहिए, जो बात कर सकें, उनको अंदर नहीं लाया गया आज तक। तो एक प्रावधान होना चाहिए। तो एसेशन जो हमारे लिए है, यही एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है हमारे लिए। एसेशन पूरा अक्टूबर का महीना, सितंबर से ही जो 1947 में चला, एक काले दिन रहे। उसके बाद 26 को हमारी दिवाली, ये दिवाली से पहले दिवाली की सेलिब्रेशन है। आज मैं कहता हूं कि आज तो दिवाली से बड़ा त्योहार है, क्योंकि इतने काले दिनों, उस समय जो अंधेरा छा गया था, इन लोगों ने तो महुरा प्लेस, ये पावर स्टेशन को उड़ा दिया था, अंधकार कर दिया था।
और ये दिवाली यही संदेश लेकर आती है कि हमें ये जो दिए हम पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी चलाने हैं, जो मोदी जी ने भी पीछे कहा है या गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो भारत को जम्मू कश्मीर को एक सुरक्षित रखना होगा। जो उसके नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पीओजे के रेफ्यूजीज हैं जो अपने घर से बाहर हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित रेफ्यूजीज जो घर से बाहर हैं, उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करना पड़ेगा और असेंबली में उन लोगों को लाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर जो बातें हैं आर्टिफिशियल पीस से काम नहीं चलेगा, इनकी भी सुननी पड़ेगी। जब ये फॉल्ट लाइंस एड्रेस होंगी तभी यहाँ शांति आएगी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि विभाजन की विभीषिका, जाति विध्वंस, जेनोसाइड की विभीषिका जो 26 को हुआ अक्टूबर को तब, और उसके बाद यही लोग बता सकते हैं कि इसको रोकना कैसे है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन विक्टिम्स ऑफ जहाद है। जब तक आप इनके जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एक ऐसा कानून नहीं लाएंगे जेनोसाइड और एट्रोसिटीज को एड्रेस करे, तब तक हम लोग ऐसे ही बेघर होते रहेंगे और जम्मू कश्मीर की सीमाएं और भारत की सीमाओं को खतरा होता रहेगा। पाकिस्तान को आप रिस्पॉन्स हमारी जो सुरक्षा बल दे ही रहे हैं, लेकिन अपने जो राष्ट्रवादी समाज के लोग हैं, शरणार्थी क्यों बने ये लोग, चाहे पीओजेके के हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हिंदू हो, क्योंकि राष्ट्रवादी है। ये पाकिस्तान को पता है कि इनको आप उखाड़ दोगे तो राष्ट्रवाद कमजोर होगा। तो राष्ट्रवाद को मजबूत करना है तो आपको इन मार्जिनाइज्ड लोगों को सशक्त करना होगा। आज का संदेश ये होना चाहिए। डॉक्टर महेश कौल जी, विजय काशकारी जी एक कमेंट किया हुआ है, इन 1947 द पॉपुलेशन वाज लेस देन हिंदूज, in 1941 it was around 18%, in 1947 it raised, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, in 47 it raised to 41% after displacement of Sikhs from Lahore. Even today Hindus are in majority by 2 or 3%. ये ऐसा कुछ लिख रहे हैं। वही हमने जो भी बात की ना कि महाराजा हरि सिंह जी ने दूरदर्शिता वाला फैसला लिया अपने लोगों को बचाने का। अगर हम उस साइड फंस गए होते या वो पाकिस्तानी आर्मी के जो लीडरशिप में अटैक में जो रेडर्स है उनके साथ उनके कब्जे में हम चले जाते, तो हम आज भी ये काशकारी जी वही कहना चाहते हैं 0.01% हम भी होते। हम कश्मीरी हिंदू तो है ही हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रवाद के कारण, भारत की डेमोक्रेसी के कारण और भारत के राष्ट्रवादी समाज के कारण कहीं ना कहीं हम सांस ले रहे हैं। लेकिन वो सांस लेना अभी वेंटिलेटर पर है हम लोग। लेकिन जब तक कश्मीर में हमें जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड विद फुल ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेगा, तब तक हमारी हालत भी ऐसी ही है। लेकिन फिर भी भारतीय होने का गर्व है हमें। भारतीय हैं तो तभी डेमोक्रेटिक है, तभी हमारा विश्वास है। तो इस विश्वास को तभी बल मिलेगा जब भारत सरकार हमें हमारे संवैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक, इकोनॉमिक हक दिला देगा और हम अपने किस्मत के खुद हुक्मरान बने। हमारी पंचायत हो, हमारा एमएलए हो, हमारा एमपी हो, हमारा मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो, जहां पर हम चल सकें, हम भारतीय कहना, हिंदू कहने में हमें गर्व हो। जो अभी भी हमें परेशानी आ रही है क्योंकि जहाद के पिंसर में हम फंसे हुए हैं, चौथी जनरेशन है। और डॉक्टर साहब, वीर जी रैना साहब लिख रहे हैं, टिल फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स is not reversed, we cannot say that situation in Kashmir has improved and secular character is established. बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने यही कहा कि कश्मीरी पंडित क्वेश्चन जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक कश्मीर में शांति, कहना कि शांति आ गई है, वो अपने आप में अधूरी बात है। कश्मीरी पंडित क्वेश्चन इज अनआंसर्ड टिल द कश्मीरी पंडित्स आर सेटल्ड इन कश्मीर विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फुल ह्यूमन राइट्स गार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी, ललित अंजुम खैर साहब लिख रहे हैं, पीएम पैकेज एज स्केपगोट्स फॉर फेल्ड के पॉलिसी ड्राइवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जेकेएल अफेयर्स, एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जो लोग हैं, बच्चे, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत सहा है। और जब भी, अब मुझे तो ये भी लग रहा है अभी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। पीछे भी अगर आपको याद हो कि दफ्तर में जाके हमारे भाइयों को मारा गया, हमारी एक बहन सुपिंदर कौर, उसको भी मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि सारे संदर्भ में ये जो खतरा इन विचारों के ऊपर, सेम्बलेंस ऑफ पीस, इनको टोकनिज्म से कुछ नहीं होगा कि आप वहां पर, इनके पास एक क्वार्टर तब तक है जब तक नौकरी, ऊपर से सुपर न्यूमरी पोस्ट है जिसमें प्रमोशन ना कुछ है। ये कोई रिहेबिलिटेशन नहीं। रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन कैन नॉट बी लिंक्ड विद एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हमारा बेसिक राइट है। और
हम निकले एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं थे, हम धर्म बचाने के लिए निकले थे। और दूसरी बात, आपको लाइवलीहुड, आप ये जो डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर से डिस्टेबलाइज करना, ये एक मेरे ख्याल से एक, मैं क्या कहूं इस बात को, सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि हमारे लोग, ये उनका, हमारी तो रिक्रूटमेंट कई सालों से नहीं हो रही थी, अगर हुई भी तो ये हमारा राइट था, लेकिन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हालात बन रहे हैं उसमें ये फिर वल्नरेबल हो सकते हैं। हमारा निवेदन यही रहेगा केंद्र सरकार से भी, एलजी प्रशासन से भी, कि ये जो लोग वहां पर हमारे हैं फंसे हुए हैं लाइवलीहुड के चक्कर में, तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि अब ये वहां गए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, हमारा कंसर्न है इन लोगों के साथ कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, भगवान ना करे, जिससे हमें फिर ऐसे प्रताड़ना ना हो कि एक फिर फियर साइकोसिस हो। पिछले एक साल तक इनकी एजिटेशन चलती रहे, हमें रिलोकेट करिए, क्योंकि डर है। क्योंकि दूसरी बात, जब तक आप वहां पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, वहां कैंप्स में क्या हालात हैं, लोग टेस्टिमनीज देते हैं हमारे बच्चों के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि रोजगार देना और उसको रिटर्न से लिंक करना ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप हम तो जेनोसाइड विक्टिम है। जेनोसाइड विक्टिम को उसके प्रोसिक्यूटर के पास भेजना, वल्नरेबल बनाना, ये अपने आप में एक फॉल्टी पॉलिसी है। आप उसके सामने शिकार रख रहे हैं तो वो तो उसका शिकार करेगा ही करेगा ना। तो इसलिए गलती हमारी पॉलिसी में है। इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसको फूल प्रूफ बनाइए ताकि ये सक्सेस रहे। लेकिन रिटर्न और एम्प्लॉयमेंट पैकेज दो अलग अलग चीजें हैं। जो रिटर्न है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा जेनोसाइड, हमारी परसिक्यूशन, हमारी रिलीजियस क्लींसिंग, हमारा होलोकॉस्ट एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडित का निकलना एक कम्युनल प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, वीर जी रैना साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाई प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग कश्मीरी पंडित्स इन कॉन्फिडेंस? देखिए, अभी तक जो केंद्र सरकार है मुझे नहीं लगता कि वो इससे अनभिज्ञ है। अगर अनभिज्ञ होती तो 370 जी, हमने कब सोचा था कि 370 जैसा सिडिशियस आर्टिकल हटेगा? उस दिन भी हमारी दिवाली थी, तो हम लोगों ने तो सबसे पहले कहा था पहला कदम है, जो बहुत बढ़िया कदम रहा। इट्स डार्कनेस एट द एंड ऑफ द टनल। तो दूसरी बात यह है कि कश्मीरी पंडित यूथ से मैं खास करके कहूंगा कि हमारी ये पहली, दूसरी, अब ये तीसरी जनरेशन है। क्योंकि हम लोग जो समय 8, 9, 10 साल के या टीनेजर्स थे, वो आज के युवा या मिडिल एज्ड। आपकी परिकल्पना क्या है और आप क्या चाहते हैं? आप कहां वापस जाना चाहते हैं? कहां रहना चाहते हैं? कौन से कश्मीर में जाना चाहते हैं? क्या आप उसी कश्मीर में जाना चाहते हैं जिससे आपको निकाला गया, या आप उस कश्मीर में जाना चाहते हैं जहां आप अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हो, खुद सरकार चलाते हो, भारतीय होने पर, हिंदू होने पर गर्व हो? ये सवालों का जब हम जवाब देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें सीरियसली लेगी, और वो ले रही है। उसके लिए मुझे अब पिछले 10 साल, 15 साल, जो अब 12 साल से ऊपर मेरे ख्याल से हो गए, 10-11 साल, जो केंद्र में सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, उसके प्रति हमारा पूरा विश्वास अभी भी है। अभी भी केंद्र का नेतृत्व, हमारा विश्वास अभी भी नहीं डिगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनौतियां होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं, कुछ कंपल्शंस होती हैं, लेकिन जिस सरकार ने धारा 370 को निरस्त किया, वो सरकार ये भी जानती है कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। लेकिन उसके लिए हमारे समाज को भी ये चाहिए कि सही को सही कहे और गलत को गलत। सही ये है कि इन हालात में हम नहीं जाना चाहते, और इन हालात, इनसे बचने के लिए, धर्म बचाने के लिए निकले थे। घर इसीलिए छोड़े क्योंकि धर्म बचाना था। तो इसके लिए हमें ये बताना होगा कि जो हमारा जो मोटो है, कि कम से कम आप इस बात पर राजी रहिए कि आप चाहते क्या है। चाहते आप ये हैं कि जेनोसाइड रिवर्सल हो, तभी हो पाएगा। आप एक आवाज में, और बार बार सभी लोग यही कहते हैं, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि हम उस कश्मीर में जाना चाहते हैं जहां हमें हिंदू होने पर गर्व हो, और साथ साथ अब हम अपनी सरकार चाहते हैं। अपनी सरकार का मतलब है हम भारतीय होकर रहना चाहते हैं, हम होस्टेज नहीं रहना चाहते, हम यरगमाल नहीं रहना चाहते, और हमें हाईजैक नहीं, हम सैंडबैग नहीं बनना चाहते। हम भारतीय हैं, भारतीय होने का ही गर्व है, क्योंकि अभी तक उसी के कारण हम जीवित भी हैं, उसी आशा के साथ एक दिन फिर कश्मीर रिसंस्कृताइज होगा। तो हमारी एक ही चीज है कि भाई, पूरा समाज यही कहता है कि केंद्र सरकार तक बिल्कुल विनम्र निवेदन ये पहुंचे कि कश्मीरी पंडित जो है उस कश्मीर में जाना चाहता है जहां उसे धर्म का फ्रीडम हो, अपनी सरकार में पूरी रिप्रेजेंटेशन का फ्रीडम हो, और
क्योंकि फुटहोल्ड न गली रहे, न मोहल्ले रहे, न बाग रहे, न बगीचे, कुछ लोगों के रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी के जी, डिस्ट्रेस सेल में गए हैं। तो जी, इसलिए वो इकोसिस्टम क्रिएट करने में जहां एक सिक्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो, उस कश्मीर का जो निर्माण कश्मीरी पंडित के लिए करना होगा, नया फुटहोल्ड, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया सुपर स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें सिर्फ हम नहीं, जो भी भारत के संविधान में, भारत के राष्ट्र में, भारत के हित में विश्वास रखता है, वो हमारे साथ आकर बसे और एक ऐसे कश्मीर का निर्माण करे जो संस्कृत कश्मीर है। संस्कृत कश्मीर का मतलब जो हमारे पूर्वजों का कश्मीर था, जो पूरे भारत में, हिमालय में भारत का मुकुटमणि नहीं, भारत का मस्तिष्क था, वो कश्मीर चाहिए। जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से वाज़ह किया कि कश्मीर कैसा होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं, उनके लिए कश्मीर कैसा होना चाहिए, और जो कुछ क्वेश्चन्स आए थे, उनका भी बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया। मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग, इसको आप फ़ॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अलग-अलग तरह के डिबेट्स हम लाते हैं। चूँकि आज 26 अक्टूबर था, विलय दिवस था, तो इस संदर्भ में हमने डॉक्टर महेश कौर से रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ आ जाइए, और जो भी इस संदर्भ में आपके पास जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। विजय काशकारी जी लिख रहे हैं, इजंट आवर इंडियन नेशनलिज्म हर्डल फॉर आवर रिटर्न टू द वैली? 96% पॉपुलेशन ऑफ द वैली बिलीव इन कश्मीर फ्री ऑफ इंडियन स्टेट हेजेमनी। देखिए, हमारा इंडियन नेशनलिज्म कोई हर्डल नहीं है, ये सारे जानते हैं। क्योंकि अगर हमारी आइडेंटिटी आज तक, हमने जब हम 11 घर भी कश्मीर में रह गए थे, जो हिस्ट्री कहती है, तब भी कश्मीरी पंडितों ने हार नहीं मानी, आज भी नहीं मान रहे हैं। तो क्यों मानेंगे? पूरा राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज हम और आप बात कर रहे होते? हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिसी लैप्स है, वो हम मानते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लग भी रहा है, 3 जनरेशन पेशेंस है। लेकिन आप ये भी सोचिए, जिन हालात में हमें निकाला गया, पूरे भारत ने, भारत के हिंदू ने, राष्ट्रवादी समाज ने कश्मीरी पंडित को स्वीकार किया, उसको गले से लगाया, तभी हमारी बात कहीं पहुंची। अदरवाइज हम एक मिनिस्कूल माइनॉरिटी थे कश्मीर में। दूसरी बात, मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि महाराजा हरि सिंह को स्मरण कर रहे हैं, जी, और महाराजा हरि सिंह को जब स्मरण कर रहे हैं, तो डोगरा समाज ही था जिन्होंने 1990 में अपने घर द्वार खोल दिए। तो हमारे लिए भी। कश्मीरी पंडित का सर्वाइवल, उसका बचना डोगरा समाज के हित के कारण पॉसिबल नहीं था। जब भी कल हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब हम अपने घर में कल वापस जाएंगे अपनी शर्तों पे, तो ये जरूर लिखा जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को डोगरों ने शरण दी, और जम्मू की जो भूमि है वो शरणागत वत्सल भूमि है। उसने पीओजे के रेफ्यूजीज को भी गले लगाया, कश्मीरी पंडितों को भी लगाया, और उसे माता की तरह दुलारा है। इसके लिए हम जम्मू के रहे नहीं। तो इसका मतलब नेशनलिज्म के कारण ही नेशनलिस्ट को आपने गले लगाया। हम वो नहीं थे जिन लोगों ने बंदूकें उठाई, पूरे समाज को बेकार किया। हमने कलम उठा के राष्ट्र के प्रति, माता सरस्वती के प्रति जो अपनी भावना थी, अपनी जो साधना थी, उसको बरकरार रखा। और उसके कारण आज भी पूरे विश्व में हम लोगों के प्रति, लोगों के में संवेदना है। लेकिन हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है, वो तभी सुधार होगा कि जब हम ये समझे, हमें हतोत्साहित नहीं होना है, और क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अगर हम कम भी हैं, नींबू का एक ड्रॉप भी दूध को खराब कर सकता है। तो जी, बिल्कुल। इसीलिए हमें विषम परिस्थिति में अपने बीज को संभाल के रखना है। हमने बीज ही संभाल के रखा है, वो एक वटवृक्ष का रूप लेगा, लेकिन आपको सच को सच और झूठ को झूठ कहना होगा, जेनोसाइड को जेनोसाइड कहना होगा, आताताई को आताताई कहना होगा। ये पराजय बोध नहीं होना चाहिए। हमें अपने दुश्मन में अच्छी क्वालिटी जब नजर आती है, वो पराजय बोध होता है। तो मेरी सबसे यही मेरी निवेदन है करबद्ध, कि इस परिस्थिति में जो अपना बीज, उसको बचा के रखिए। जैसे समय आएगा, हमारा जो ये बीज है वटवृक्ष का रूप लेगा, और वो वटवृक्ष संस्कृत कश्मीर के रूप में आपको अवश्य वहां जाने का मौका मिलेगा। आप अपने जो भविष्य का और वर्तमान का खुद निर्माण करेंगे। इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी वेदना है काशकारी जी की, कि हम भारतीय होने के बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है। देयर इज अ प्रीमियम फॉर subversion and humiliation for Indian nationalism for a long time in the subversive network. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, लोग आज भी पूछते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्योंकि मीडिया नहीं था। तो आज की डेट में जैसे विजय जी काम कर रहे हैं, बाकी हमारे मित्र काम कर रहे हैं, ये लोगों तक बात पहुंच रही है, और यही फोर्स मल्टीप्लायर है हमारा।
जी, जी। माय बेस्ट विशेस टू डॉक्टर साहब फॉर एनलाइटनिंग केपी रिगार्डिंग कश्मीर। ये वीर जी रैना जी लिख रहे हैं। विजय काशकारी जी लिख रहे हैं, आई लाइक द पैसिफिज्म। तो डॉक्टर साहब, आज आपने अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को बताया, एनलाइटन किया, आपने नॉलेज ट्रांसफर की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बात हुई, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हुई। इवन हमारे जो यहाँ जम्मू में जो डोगराज है, उन्होंने हमें शरण कैसी दी, उसके बारे में बात की। आपने अपना कीमती समय आज निकाला, और इस इम्पोर्टेंट डे पे, जो कि दिवाली की तरह ही हम मनाते हैं, विलय दिवस, आपने अपना समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम।